हेलो क्लास, कैसे हैं? ठीक। मैं आपका फिजिक्स टीचर ऋषि। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था हम लोगों ने। आज उसी के कंटिन्यूटी में हम आज चलेंगे। और हमारा पिछले क्लास का जो वीडियो था एक बार आप ज़रूर देखें। इसको आगे कंटिन्यू करने से पहले उसको एक बार रिकैप कर लें। उसमें हमने पीछे ओम्स लॉ तक डिस्कस किया था और आज उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, ओम्स लॉ। ठीक है। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था पिछले क्लास का वो आ गया था V इक्वल्स टू आई आर और R इक्वल्स टू V बाई आई। R इक्वल्स टू V बाई आई, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। और R बताया था आपको, R यहाँ पे क्या है? रेसिस्टेंस। ठीक है। अब ये जो रेसिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है उसकी बात हम करेंगे आज, कि फैक्टर अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। ठीक है। तो इसका 3 मेजर फैक्टर है कि रेसिस्टेंस अभी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। पहला तो रेसिस्टेंस कहता है कि अभी जब ओम्स लॉ पढ़ा था ना कि रेसिस्टेंस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I तभी होगा जब टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, नेचर ऑफ मटेरियल सब कांस्टेंट रखे, इसको वेरिएबल ना करे। तो यही इसका फैक्टर्स है। पहला फैक्टर कहता है कि रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेसिस्टेंस जो है किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड दूसरा कहता है रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी रेसिस्टेंस इज इनवर्सली रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लो। देखो एक कमरा है, छोटा सा कमरा है, इसमें बहुत सारे लोग हैं और अगर हमने एक छोटा सा एक बिल्कुल गली सा छोड़ा तो उसमें से आपको निकलने में क्या होगा? दिक्कत होगा। और ये बड़ा रोड और चौड़ा रोड हो तो आपको मूव करना इजी हो जाता है। जैसे आपको एक छोटे से गली से गुजरने में बहुत मुश्किल है और एक खुली सड़क हो, चौड़ी रोड में फ्लो आपको मूव करना इजी है, वही रेसिस्टेंस के साथ भी है। आप वायर को जितना पतला करते जाओगे ना तो उसको फ्लो करने में उतना ही मुश्किल होता है। तो जितना ज्यादा थिक वायर होगा, जितना ज्यादा मोटा वायर होगा, उसमें रेसिस्टेंस उतना ही कम होगा, उसको फ्लो करने में उतना इजी, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। जितना मोटा होगा, जितना खुला होगा, जितना बड़ा होगा कोई भी चीज, उसमें फ्लो करने जाने में क्या होगा? उतना इजी होगा ना। सेम इसी के साथ भी वही है, इलेक्ट्रॉन के साथ भी वही है कि अगर चौड़ी सड़क मिले तो फ्लो कर जाता है। तो रेसिस्टेंस जो कहता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यानी एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें फ्लो करना उसको उतना इजी मिलेगा। तो दो तो ये मेजर फैक्टर है। पहला रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और एक तीसरा फैक्टर है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर क्या है? रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। और चौथा नेचर ऑफ मटेरियल, कैसा मटेरियल है। ये 4 फैक्टर पे मेनली रेसिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन हम लोग ये सिर्फ 2 पढ़ेंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस दोनों को कंबाइन कर दो तो फ्रॉम 1 and 2 रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। आपको फिर बताया कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन खत्म करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है। ये कांस्टेंट क्या होगा? तो यहां पे हम लोगों ने कांस्टेंट भी अभी लेना है। तो इस कांस्टेंट को हम लोगों ने ले लिया रो। क्या ले लिया कांस्टेंट को? रो। अब ये रो क्या है? ये है रेसिस्टिविटी। अब ये रेसिस्टिविटी क्या आ गया? एक नया वर्ड आ गया। अभी तो हम पढ़े थे रेसिस्टेंस इज अपोजिंग फोर्स। अब दूसरा वर्ड आ गया रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या होता है? अब देखो यहां पे इस फॉर्मूले को, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि रो L बाई ए। अब एक चीज देखो बेटा, इफ अगर हम L को 1 यूनिट ले लें और A को भी 1 यूनिट ले लें, ये दोनों 1 यूनिट है, तो R किसके इक्वल है? रो के इक्वल है।
अगर ये एल और ये ए दोनों 1 है तो आर किसके इक्वल है? रो के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक पूरे वायर के अंदर जो अपोजिंग फोर्स होगा उसको कहेंगे हम रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस इट इज अ अपोजिंग फोर्स इन अ वायर। और 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट हम कोई भी ले, एक 1 सेंटीमीटर का एरिया और उसकी एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और उसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके अंदर जो रेसिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी इज अ रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी ही रेसिस्टेंस है, लेकिन एक यूनिट एरिया का, एक यूनिट लेंथ का। तो 1 यूनिट लेंथ 1 यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन में जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे रेसिस्टिविटी। और जो एक पूरे वायर के अंदर जो अपोजिंग फोर्स होगा उसको कहेंगे हम रेसिस्टेंस। तो ये दो मेजर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ को डबल कर दिया, रेसिस्टिविटी में क्या इफेक्ट आएगा? अब देखो, अब यहां से एक चीज देखो बेटा, हमारे पास रिलेशन आया कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। एक बेसिक देखो, रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है लेंथ से। आपको पहले बता दिया कि पूरे वायर में लेंथ 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कुछ भी हो, उससे रेसिस्टिविटी का कोई फर्क नहीं है। रेसिस्टिविटी ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ को तुम डबल करो, ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, 10 टाइम्स करो, एरिया को 50 टाइम्स कर दो, रेसिस्टिविटी नो चेंज, क्योंकि रेसिस्टिविटी तो 1 यूनिट का ही है। 1 यूनिट में जो है वही है, आप उसको कितना ही बढ़ा दो उससे क्या मतलब है, ठीक है ना। तो रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट होता है। रेसिस्टिविटी लेंथ के चेंज होने से रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होता। लेंथ के चेंज होने से एरिया रेसिस्टिविटी या एरिया को चेंज करने से रेसिस्टिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। सिर्फ किस पे इफेक्ट आता है? लेंथ पे। फॉर एग्जांपल, एक वायर की लेंथ को हमने डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया। यानी लेंथ जो है, दो केस ले रहे हैं। केस फर्स्ट है, लेंथ जो है हमारा एल है, और दूसरे केस में लेंथ जो है ट्वाइस कर दिया। पहले केस में लेंथ जो है हमारा एरिया हमने ए है, और दूसरे केस में एरिया को हमने हाफ कर दिया। तो बताओ रेसिस्टेंस में क्या इफेक्ट आएगा? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने कहा कि लेंथ को डबल कर दिया, लेंथ को डबल कर दिया और एरिया को हाफ कर दिया, रेसिस्टेंस में क्या फर्क आएगा? तो पहले केस में रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, ये पहला केस था, फर्स्ट केस। सेकेंड केस में रेसिस्टेंस क्या हो गया? रेसिस्टिविटी तो वही चेंज है। लेंथ कितना हो गया? 2L, एरिया कितना हो गया? हाफ। एरिया को क्या कर दिया? हाफ। तो देखो क्या होगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 रो एल बाई ए। अब ये 4, ये देखो ये क्या है हमारा, ये आर है ना, आर यही चीज है, ये 4R1, यानी रेसिस्टेंस जो है 4 टाइम्स हो गया। एक वायर की लेंथ को डबल करने से और एरिया को हाफ करने से उसकी रेसिस्टेंस 4 टाइम्स हो गया। क्यों? तो आपने पहले ही पढ़ा कि रेसिस्टेंस को जितना बढ़ाओगे, जितनी लेंथ को इंक्रीज करोगे, उसका रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा। एरिया को जितना कम करोगे तो उसका रेसिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। तो इसमें आपने एरिया को कम किया 2 टाइम्स, लेंथ को बढ़ाया 2 टाइम्स, तो 2 जब 4 टाइम्स उसका रेसिस्टेंस बढ़ गया। तो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जब रेसिस्टेंस को सीरीज में और पैरेलल में लगा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। रेसिस्टेंस को जब हम सीरीज में और पैरेलल में लगाएंगे तो फर्क क्या पड़ेगा, करंट में क्या फर्क पड़ेगा, वोल्टेज में क्या फर्क पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, जिसका नेमिंग है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। पहला हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहता है? सपोज करो कि 1 2
थ्री रेसिस्टेंस हमने लिया और इसको हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। बैटरी देखो इसमें दो सेल है, एक सेल ये है, एक सेल है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। या एक सेल ही लगाते हो, एक सेल ही आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। एक सेल हमने लगा दिया और इसका रेसिस्टेंस है R1, इसका रेसिस्टेंस R2, इसका रेसिस्टेंस R3, इसका ये V वोल्ट है। यहां से करंट फ्लो कर रहा है। करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। अब देखो करंट I जा रहा है इसमें, ठीक है। तो इसके पास कितना करंट गया? I, वही I इसके पास भी गया, वही I इसके पास, सबके पास सेम करंट गया। तो एक तो पहली चीज ध्यान रखना कि रेसिस्टेंस जब सीरीज में होता है तो करंट सबके लिए सेम होता है, करंट सबके लिए सेम होता है। अब हम निकालना है कि वर्क डन, ठीक है। अब यहां से यहां तक का वर्क कितना हुआ, वर्क को ही हम पोटेंशियल कहते हैं। तो वन ये R1 के क्रॉस, यहां से यहां जब गया तो यहां पे पोटेंशियल 2 हो गया, यहां से यहां गया तो पोटेंशियल क्या हो गया? 3 हो गया। कि लेट R1, R2 एंड R3 बी ए 3 रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। 3 रेसिस्टेंस को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। किससे? एक सेल से, बैटरी से, V से। लेट I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इससे I करंट फ्लो कर रहा है। तो जब फ्लो होगा तो वर्क होगा। इलेक्ट्रॉन, करंट ऐसे जाता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है ना, तो यहां से यहां जब आया होगा इलेक्ट्रॉन, जब इस रेसिस्टेंस को क्रॉस हो गए तो कुछ वर्क हुआ होगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक लाओगे तो अपने आप तो नहीं हुआ, इसको वर्क करना पड़ा। वर्क में अपनी एनर्जी लूज करता है ये, तो यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क कर लिया इसने वर्क कर लिया V3, यानी इसने अपना पोटेंशियल ड्रॉप कर लिया, लूज कर लिया V3। यहां से फिर यहां आ गया, कितना वर्क किया इसने? वर्क कर लिया इसने, V2 पोटेंशियल ड्रॉप कर लिया। यहां से आया, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया? V1। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान है, बार बार मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है, लेकिन फ्लो ऑफ करंट क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो V1, V2, V3 जो है पोटेंशियल ड्रॉप है R1, R2, R3 3 रेसिस्टेंस की तरफ। 3 रेसिस्टेंस है हमारे पास, 3 रेसिस्टेंस R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज विद द एक्सटर्नल सोर्स V। लेट I विद द करंट flowing through a conductor, let I be the current flowing through a conductor। अब यहाँ पे V1, V2, V जो है बैटरी है, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर हम 2 एक लगाएंगे तो सेल कहलाएगा, ये अभी सेल होगा, ये क्या कहलाएगा? सेल है ये। इसी में अगर हम 2 या 3 लगा देंगे, अगर यहाँ पे हम ये एक और लगा दिया तो ये हो जाएगा बैटरी। ये क्या हो गया? बैटरी हो गया। और सेल वोल्टेज वही रहेगा, वोल्ट, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम बैटरी कहते हैं। तो ये जो V है, V1 आपने पढ़ा तो ओम्स ने क्या कहा था? ओम्स कहता है, ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप करंट इनटू रेसिस्टेंस। तो यहां से यहां तक V1, तो यहां पे करंट क्या जा रहा है? I ही है, और यहां से यहां तक में रेसिस्टेंस क्या है? R1, तो I R1। जब हम यहां से यहां आ गए तो पोटेंशियल कितना हुआ? V2, तो V2 कितना है? I R2। जब हम यहां से यहां आ गए तो कितना है वर्क? V3, तो I R3। इस तीनों को ऐड करो तो ये V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ये ही टोटल बैटरी का नहीं तीनों, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 ये मिला के V के इक्वल होगा। तो V इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये नीचे आ गया। तो V बाई I इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये V बाई I क्या हो जाएगा हमारा? R, नेट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। तो देखो जब सीरीज में हम रेसिस्टेंस निकालते हैं किसी भी सर्किट का, जब आप सीरीज में रेसिस्टेंस लगाओगे तो उसकी रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, तो रेसिस्टेंस इंक्रीजेज इन सीरीज एंड इसी को जब हम पैरेलल में लगाएंगे तो फिर क्या होगा देखते हैं। पैरेलल में लगाएंगे तो अब क्या होगा, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं इसका, फिर उसके बाद हम पैरेलल में लगाएंगे रेसिस्टेंस को। अब एक लिया कि टू रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द करंट इन द सर्किट। दो रेसिस्टेंस है, ठीक है, और यहां एक बैटरी
6 वोल्ट से कनेक्टेड है, और ये 4 ओम का है और ये 3 ओम का है, ये भी 2 ओम का है। फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पहला कहता है फाइंड करंट, करंट फाइंड करो। तो 2 रेसिस्टेंस है, तो नेट रेसिस्टेंस ये हमारा R1 है और ये हमारा R2 है। तो रेसिस्टेंस, नेट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा सर्किट में, ये हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 4 प्लस 2 दैट इज 6 ओम। ये नेट रेसिस्टेंस आ गया सर्किट का। एंड V हमारा कितना है, 6 वोल्ट है। तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो हमें निकालना है करंट, तो करंट इक्वल्स टू V बाई I। तो हो जाएगा 6/6 दैट इज करंट V बाई R, 6/6 दैट इज 1 एम्पियर। यानी यहां से अगर आप देखोगे तो 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कह दूं कि अक्रॉस R1 यहां पे कितना पोटेंशियल है और अक्रॉस R2 कितना पोटेंशियल है, अक्रॉस R1 कितना पोटेंशियल है, अक्रॉस R2 कितना पोटेंशियल है, तो ये तो आपको पता लग गया कि करंट सेम रहेगा। करंट कितना है, तो 1 एम्पियर। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है। ठीक है। तो क्या होगा पोटेंशियल, तो देखो V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। तो V1 इक्वल्स टू क्या होगा, IR1। तो I कितना है हमारा 1 एम्पियर, R1 कितना है 4, तो यानी 4 वोल्ट। तो V1 R1 का क्रॉस कितना है 4 वोल्ट। फिर ऐसे इस पे आ जाओ तो V2 कितना होगा, IR2। I तो वही 1 है, R2 कितना है 2, तो कितना हो गया 2 वोल्ट, यानी 2 वोल्ट। तो 2 + 4 6, ये 6 आ जाना चाहिए। ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे सीरीज में आएगा, फिर पैरेलल में भी करेंगे हम लोग, फिर दोनों कंबाइन करेंगे। तो अभी 1-2 लेक्चर और चलेगा अभी इस पे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस पे, सीरीज एंड पैरेलल पे। आज हम एक और डेरिवेशन करते हैं, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, इसके बेस्ड क्वेश्चन फिर अगले वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज करो कि हमने 3, यहां भी 3 ही लिया, 1 2 ये 3 रेसिस्टेंस, ये है हमारा R1, ये है R2 और ये हमारा R3। इसको हमने एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर दिया। बैटरी है हमारा, बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इससे हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ये V वोल्ट से कनेक्ट कर दिया। अब यहां से जो करंट गया, ये जो करंट गया I, ये तो तीनों में चला जाएगा। ठीक है। इसमें ऊपर वाले में निकल गया I1, इसमें निकल गया I2, इसमें निकल गया I3। लेट 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 connected in series with external source of battery V। 3 रेसिस्टेंस R1 R2 R3 connected in parallel, सॉरी सीरीज बोल दिया था मैंने, connected in parallel with voltage V। अब let I1 I2 and I3 be the current flowing through each conductor। तीनों कंडक्टर से R1 R2 R3 से करंट I1 I2 I3 फ्लो कर रहा है। तो हमें इसका नेट रेसिस्टेंस निकालना कितना है। तो जैसे हमने सीरीज में पढ़ा है कि सीरीज में क्या होता है, करंट रिमेन सेम, ऐसे ही पैरेलल में ये जो वोल्टेज है ये रिमेन सेम, तीनों के लिए V ही होगा, तीनों के लिए V ही होगा। तो करंट इसमें, अब ये जो I होगा, पहली बात ये जो करंट I है, ये I से ही ये तीनों डिवाइड हुआ, तो I किसके इक्वल होगा, ये I होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इस तीनों के इक्वल होगा। I किसके इक्वल होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3।
अब I1 होगा कितना, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स ने क्या कहा था, V इक्वल्स टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा V बाई आर, I क्या होगा V बाई आर। तो पोटेंशियल में, पैरेलल में पोटेंशियल सबके लिए सेम होता है, ठीक है। तो I1 कितना हो जाएगा V बाई R1, I2 कितना हो जाएगा V बाई R2, I3 कितना हो जाएगा V बाई I3। अब तीनों को ऐड करोगे, तो जब ये तीनों ऐड होगा तो ये तीनों I1 प्लस I2 प्लस I3, ये तीनों जब ऐड होगा तो ये I1 प्लस I2 प्लस I3 I के इक्वल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, एडिंग तीन I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब ये किसके इक्वल है, I के इक्वल है, I के इक्वल है। यहाँ V कॉमन ले लो, तो V कॉमन ले लिया तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब ये 1 बाय इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा I बाई V हो जाएगा। I बाई V इक्वल से क्या हो जाएगा 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब एक चीज देखो, ओम्स ने कहा था V इक्वल्स टू आई आर, तो V बाय I इक्वल्स टू R होता है। देयरफॉर I बाई V क्या हो जाएगा, उल्टा जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 बाय R हो जाएगा। इस I बाई V को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय R। I बाई V को क्या लिख सकते हैं 1 बाय R, दैट इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये हमारा पैरेलल में नेट रेसिस्टेंस आ जाता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। और आज के लिए हम यही तक रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अब तक आप इसको सब्सक्राइब करें, आप ये पीछे के इसके पीछे भी जो वीडियो है उसको एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें और थोड़ा रिवीजन करें। मैं पहले ही लेक्चर में बता चुका हूं कि स्कूल इज द बेस्ट, आप स्कूल से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। स्कूल में जो आपको एनर्जी मिलेगा, जो आपको ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, वो फेस टू फेस कांटेक्ट होता है। यहाँ आपको सिर्फ हम ये तो मैं अपने अकॉर्डिंगली दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूव चाहिए, आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट कुछ क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नंबर या ईमेल जो भी है, मैं श्योर करता हूँ 100% आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।